हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी की जो CSIR नेट में आए हुए PYQs है, यानी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि लास्ट 10 ईयर्स के हैं। तो हमने काफी कुछ सॉल्व कर लिए थे। आज तक हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं इसके। आज है हमारा इसका पार्ट 3। ये है हमारा पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? यहाँ तक लास्ट हमने क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर लिया था। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में है, द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो एसिमिलेट्स इन हायर प्लांट्स। फोटो एसिमिलेट्स कौन सा है? जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनता है उसको फोटो एसिमिलेट्स बोला गया है, हायर प्लांट्स। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और स्टेटमेंट्स में से हमें ट्रू स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन जो है वो बनाना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2013 में। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा। शुगर्स आर ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम बाय मास ट्रांसफर अलोंग ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर फूड का फॉर्मेशन लीव्स में, तो वो ऐसे ही लोड होकर के ऐसे एक एक इस तरह से एक एक पार्टिकल्स की फॉर्म में थोड़ी हो जाती है लोड होने के बाद। जैसे कि ये लोडिंग हो गई, जब रूट के पास इसकी क्या होती है? अनलोडिंग होती है। अनलोडिंग कहाँ हो रही है? रूट के पास। और लोडिंग कहाँ होती है? हमारी जो लीफ होती है, क्योंकि उसके अंदर ही क्या है? फूड का फॉर्मेशन होता है बाय फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ अनलोडिंग होती है, तो क्या है? मास की फॉर्म में क्या है? हमारे फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। तो इस तरह से पूरा बल्क में क्या है? हमारे फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ क्या होता है? लीफ वाले पार्ट में हमारे जो वाटर पोटेंशियल है वो लो होता है, जबकि सॉल्यूट पोटेंशियल जो है हमारा वो हाई होता है। एंड जस्ट इसके पास में क्या है? हमारे जाइलम प्रेजेंट होता है, एंड ये है हमारे फ्लोएम, लीफ के फ्लोएम पार्ट में। तो यहाँ वाटर पोटेंशियल जो है वो हाई होता है एंड सॉलिड पोटेंशियल लो होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है? हमारे यहाँ पर हाई होता है एंड यहाँ पर लो होता है। ये लिखेंगे ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो इस तरह से यहाँ क्या है? ये सारी चीजें पूरा आपको अच्छे से आपने अगर थ्योरी की होगी तो उसमें होता है, क्या होता है? यहाँ कंपेनियन सेल से स्लीव ट्यूब जो होती है, स्लीव ट्यूब सेल, वहां पर हमारा फूड बनता है। और यहाँ क्या है? आपको पता है फूड बनेगा, इसका मतलब वहाँ सॉल्यूट्स का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होगा। और सॉल्यूट जहाँ ज्यादा होंगे सेल में, वहाँ वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो होगा। तो यहाँ क्या है? वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है, सॉलिड कंसंट्रेशन हाई होती है, एंड ओपी जो होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ ये सब चीजें होने की वजह से यहाँ वाटर पोटेंशियल जो इसके पास में प्रेजेंट जाइलम है, यहाँ पर वाटर का पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अब आपको पता है वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। तो यहाँ से वाटर यहाँ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है वाटर इधर, फिर यहाँ अगर ये ट्रांसफर हो गया फ्लोएम वाले पार्ट में, जब ये रूट की ओर जाएगा तो यहाँ वाटर पोटेंशियल हाई हो गया, लेकिन यहाँ क्या है? वाटर पोटेंशियल हमारे लो है, आप ये मान सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से ये आएगा। अब यहाँ वापस से वाटर पोटेंशियल, यहाँ हमारे अगर वाटर ने यहाँ ऊपर वाले पार्ट से अगर नीचे वाले पार्ट में आ रहा है, रूट वाले पार्ट में, तो यहाँ फिर से क्या है? वाटर पोटेंशियल हमारे इंक्रीज हो गया। अब जैसे यहाँ इंक्रीज होगा, यहाँ जो पास में जाइलम प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है? वाटर पोटेंशियल हमारे कम हो गया। तो आपको पता है वाटर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेगा। इस तरह से यहाँ वाटर की वजह से क्या है? ट्रांसलोकेशन हो रहा है फूड का। रूट के पास आ गया हमारा सॉल्यूट, जैसे ही यहाँ ये आया वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ हाई हो गई, लेकिन पास में जो प्रेजेंट जाइलम है वहां कम हो जाती है वाटर की कंसंट्रेशन। तो वापस वाटर वहां चला जाता है अपने जहां था, एंड यहाँ पर जो फूड का ट्रांसलोकेशन करना था वो भी हमारे हो जाता है। इस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर डेवलप होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो गया। सेकेंड है, जिब्रेलिक एसिड स्टिमुलेट्स द अनलोडिंग ऑफ शुगर्स फ्रॉम फ्लोएम टिश्यू इनटू एपोप्लास्ट। तो यहाँ जिब्रेलिक एसिड हार्मोन जो है वो नहीं आता, ये स्टिमुलेट नहीं करता है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इज क्रूशियल टू
ड्राइव ट्रांसलोकेशन ऑफ द फ्लोएम। तो ये जो आपने अभी मैंने आपको ये समझाया है ना, ये प्रेशर फ्लो मंच हाइपोथेसिस, ये मंच जो साइंटिस्ट थे इन्होंने दी थी फ्लोएम के ट्रांसलोकेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे करेक्ट हो गया। तो हमने देख लिया ए स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो ए हमारे 3 में है, बी हमारे फॉल्स है, तो बी हमारे इसमें भी है एंड इसमें भी है। ये लो, 2 स्टेटमेंट से ही हमने क्या कर लिया, हम हमारे आंसर पर पहुंच गए। बट हमें सारे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्डिंग करना है। 4th स्टेटमेंट है हमारा, एलोकेशन एंड पार्टीशन ऑफ कार्बन विद इन ए सोर्स लीफ डिटरमाइन द फ्लोएम लोडिंग फिनोमिना। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, लोडिंग होती है तब क्या, एलोकेशन मतलब कहीं जाना, पार्टीशनिंग मतलब कितना पार्ट कहाँ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है हमारे फ्लोएम लोडिंग के टाइम ही देखा जाता है, ये सारे फिनोमिना। लीफ इसका क्या है, सोर्स है, एंड रूट क्या है इसका। अगर मैं लिखना चाहूँ, लीफ क्या है हमारे सोर्स की तरह फंक्शन करती है, एंड जो रूट के पास ही जाता है तो रूट क्या है हमारे सिंक की जैसे रोल करता है प्ले, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। और मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश भी की है कि किस तरह से फ्लोएम में फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। अब है हमारा वाटर पोटेंशियल का ये कंसेप्ट, वो था हमारे फूड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। वाटर कैन मूव थ्रू द सॉइल प्लांट एटमोस्फेयर कंटिन्यूम ओनली इफ वाटर पोटेंशियल अलोंग दैट पाथ। तो यहाँ क्या है, सॉइल एंड प्लांट एटमोस्फियर के अंदर क्या है, मूव हो रहा है वाटर। तो यहाँ क्या होगा हमारे, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर पोटेंशियल का जो पाथ होगा वो हमारे डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है एरियल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, यहाँ से क्या है कंटिन्यूअसली हमारा वाटर वेपर फॉर्म में क्या है बाहर निकलता रहता है, H2O। तो इससे क्या होता है, हमारा वाटर पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फ्लोएम लोडिंग। अब आपने देखा होगा फ्लोएम लोडिंग से जो ये हमारा टॉपिक है, इससे जैसे कि आपने एक देखा होगा वाटर पोटेंशियल से हमारे भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग, जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन वाला जो पोर्शन है हमारा, उससे जाइलम में जिस उसका वाटर का मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, उस इन टॉपिक से क्या हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। अगर टॉपिक आपके क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस तो आराम से कर लोगे। तो वापस से फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग वाले टॉपिक से फिर से हमारे क्वेश्चन आया है। तो यहाँ क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें डिस्क्राइब करना है प्रोसेस ऑफ फ्लोएम लोडिंग, फ्लोएम लोडिंग के बारे में। अब है ट्रायोस फॉस्फेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट टू साइटोप्लाज्म। तो ये ऐसे नहीं होता है। ट्रायोस एक बार मैं आपको बताती हूँ, जो ट्रायोस शुगर होती है वो 3 कार्बन की होती है और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या है हमारे बनती है, फोटोसिंथेसिस। फिर क्या होता है इसमें आगे, और ये किस में बनती है, हमारे क्लोरोप्लास्ट में बनती है, क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ है हमारे बन तो ये गई है ट्रायोस फॉस्फेट शुगर, जो है एक तरह से ये क्या है हमारी शुगर है, ये बन गई। अब इसके पास 2 फेट होते हैं कि इसको स्टोर होना है या इसको ट्रांसलोकेट होना है। कितने फेट है इसके पास, 2 फेट। तो फर्स्ट है इसको या स्टोर होना है या फिर इसको ट्रांसलोकेट होना है। अगर इसको स्टोरेज होना है और ट्रांसपोर्ट होना है, अगर ये ट्रांसपोर्ट होगी तो ये कहाँ होगी और किस फॉर्म में होगी। अगर ट्रांसपोर्ट होगी तो सुक्रोज फॉर्म में होगी, एंड कहाँ पर, साइटोसोल में होगी। अगर इसको स्टोरेज होना है तो ये किस फॉर्म में होगी, ये होगी हमारे स्टार्च फॉर्म में, एंड कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। मतलब ट्रायोस फॉस्फेट हमारी बन गई है, ठीक है। कहाँ बनती है, ये बनती है हमारे क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अगर इसको हमारे, इसके पास 2 फेट होते हैं, या तो ये ट्रांसपोर्ट हो या फिर स्टोरेज हो हमारी शुगर, क्योंकि प्लांट्स को जितना रिक्वायरमेंट होगा फूड वो उतना ही तो लेगा, बाकी का जो रिमेनिंग फूड है वो स्टोरेज रहता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो सुक्रोज फॉर्म में होगा, एंड कहाँ पर, साइटोसोल में, ठीक है। अगर ये स्टोरेज होगा तो ये स्टार्च फॉर्म में होगा स्टोरेज, एंड हमारे यहाँ क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है उसके अंदर होगा,
ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, जो सुक्रोज होता है ट्रांसपोर्टेड फॉर्म, इसी को ही क्यों रखा है, क्योंकि एक तरह की नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था 2-3 पहले, उसमें देखो मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है हमारी, ठीक है, सुक्रोज। है sugars are transported into sleeve element and companion cells, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। फिर है sugars are transported from producing cells in the mesophyll to cells in the vicinity of the sleeve elements, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारी फॉल्स। ये हमारी ओनली विसिनिटी यानी शॉर्ट डिस्टेंस होता है ट्रांसपोर्ट पर एप्लीकेबल होता है। अब है सॉल्यूट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू द शूट्स, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग। तो यहाँ क्या है, फ्लोएम लोडिंग के बारे में कुछ पूछा गया था, यहाँ क्या पूछा था, फ्लोएम लोडिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो सॉल्यूट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, शुगर जो ट्रांसपोर्टेड होती है विसिनिटी वाली स्लीव एलिमेंट्स में, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए काम करती है वो, और शुगर ट्रांसपोर्टेड होती है स्लीव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो ये बिल्कुल हमारा, वो बोलते हैं मेजोरिटी में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा उसको ही हमें ऑप्ट करना है। ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसपोर्टेड होती है क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल के अंदर, ठीक है। ये वैसे ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट है, तो इसका आंसर जो है बी हमारा सही हो जाएगा। अब है हमारे फिर से वही एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक। A researcher has treated pea leaves with mercurybenzene sulfonic acid PCMBS, which inactivates plasma membrane transporters। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टर को क्या है, ये इनहिबिट करता है। कौन कर रहा है, PCMBS। ये एक क्या है, इनहिबिटर की तरह फंक्शन कर रहा है, ये क्या है, इनहिबिटर, ठीक है। It was observed that phloem loading of sucrose is inhibited। फ्लोएम की जो लोडिंग हो रही है वो इनहिबिटेड हो गई क्योंकि इसने इनएक्टिवेट कर दिया ट्रांस मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टर्स को। तो यहाँ इंटरप्रिटेशन करना है करेक्ट हमें, ठीक है। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स है, तो ये एपोप्लास्टिक अनलोडिंग जो है उसको एलिमिनेट करता है, मतलब उसको ये रोकता है, बोथ तो होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस रेट इज रिड्यूस्ड ये भी नहीं होगा, सिम्प्लास्टिक लोडिंग नहीं, या एपोप्लास्टिक लोडिंग जो होती है वो एलिमिनेटेड होती है। अगर आपको इस इनहिबिटर के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज था तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट वाली कोई चीज है नहीं। यहाँ क्या है, एक इनहिबिटर है, वो क्या कर रहा है, फ्लोएम की लोडिंग को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ PCMBS क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि इनहिबिट करता है दैट अपटेक ऑफ सुक्रोज बाय प्लांट्स। अपटेक करते हैं सुक्रोज को जो प्लांट सेल, उसको क्या है, ये इनहिबिट करने का फंक्शन करता है। PCMBS क्या है, ये एक रिएजेंट है, इनहिबिट करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज across प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट डज नॉट एंटर इन सिम्प्लास्ट। ये क्या है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ही इनहिबिट करता है, लेकिन ये क्या है, जो सिम्प्लास्ट वाला पाथवे है वहां एंटर नहीं करता है। तो ये इनहिबिट करता है अपटेक ऑफ सुक्रोज फ्रॉम द एपोप्लास्ट व्हेन द शुगर इज सप्लाइड एक्सोजेनियसली टू शुगर बीट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और फिर से वही एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक, ये था हमारे 2020 का क्वेश्चन, ये है 2022 सितंबर में जो आपका पेपर हुआ था, कोरोना की वजह से लेट हुआ था। ये देखो वही सारे टॉपिक्स हैं, इन्हीं से ही क्या क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि बहुत छोटा सा टॉपिक उसको हम पढ़ने बैठ गए, बहुत बड़ा टॉपिक है हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं। आपके PYQs को आप देख के चल सकते हैं कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन वही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट होकर के आ रहा है। देखो फिर से वही एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक टाइप का क्वेश्चन है, एक बार हम पढ़ते हैं। Following statements were made to explain the intracellular transport that occurs through apoplastic, फिर है symplastic transcellular route in plants। तो यहाँ एक्सप्लेन करना है हमें एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक जो ट्रांससेलुलर रूट होता है प्लांट्स में उसको, ठीक है। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम बी स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट मोस्टली इन्वॉल्व प्लाज्मोडेस्माटा, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, आपको पता है एपोप्लास्टिक पाथवे में कभी भी प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट प्रीडोमिनेंटली अकर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, तो ये बिल्कुल ट्रू है,
आपको पता होनी चाहिए कुछ लाइन, अगर आपको पता है सिम्प्लास्टिक पाथवे हमेशा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, ये अगर आपको चीज पता है तो आप इस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो सी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो सी अगर हमारा करेक्ट है तो इसमें भी सी नहीं है, एंड हाँ एक एलिमिनेट हो गया, एंड हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है, बी हमारा इनकरेक्ट है। तो बी इसमें भी है एंड बी इसमें भी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये देखो हमने यहाँ क्या किया है, एक स्टेटमेंट हमको पता था कि वो सही है, एक हमको पता है कि वो रॉन्ग है। तो इतना सा पढ़ने से ही हम हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच गए, क्योंकि कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चंस क्या होता है, इनमें अगर एक स्टेटमेंट भी आपने अगर अच्छे से पकड़ लिया तो आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये देखो एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, जबकि ये रॉन्ग है। तो बी हमारा यहाँ, ये देखो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, देखो बस एक स्टेटमेंट से आप अपने करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। तो इस तरह से जो सी है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी का देखते हैं। एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट मोस्टली अकर थ्रू सेल वॉल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन है मतलब। फिर है ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट मोस्टली अकर थ्रू टोनोप्लास्ट वाई वैक्यूल्स, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि ये एक बार अंदर आता है फिर एक बार बाहर जाता है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो कॉम्बिनेशन है ऑप्शंस का वो हमारे सी करेक्ट हो जाएगा, एंड और जो हमारा स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का सही आंसर सी है, और ये 2022 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा का, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार। प्लाज्मोडेस्माटा फ्रॉम डिटैच्ड एपिडर्मिस ऑफ कॉमन डे फ्लावर कॉमेनिया कॉम्युनिस वी आर ट्रीटेड विद सैचुरेटिंग फोटोन इन्फेक्ट ऑफ रेड लाइट, ठीक है। इन पैरेलल ट्रीटमेंट करते हैं हम स्टोमेटा का रेड लाइट वी आर ऑल्सो इलिमिनेटेड विथ ब्लू लाइट के साथ। और ये क्या है, इंडिकेटेड बाय एरो, जो कि एरो से हमने इंडिकेट किया है। ये एरो जो दिया हुआ है देखो आप सारे ग्राफ्स में, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, बस ये है कि उन्हें समझने में थोड़ा हमको जो लैंग्वेज दी होती है अगर वो अच्छे से आपने डिकोड कर ली तो आप ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। From the graph shown below, select the correct pattern of stomata opening। यहाँ stomata opening के लिए solid line जो है and dotted line है। तो solid line हमारे किसको represent stomatal aperture under red light। तो solid line है ये हमारी red light को show कर रही है, and जो dotted line है वो हमारे blue light को क्या कर रही है, show कर रही है। तो सब जगह मैं लिख देती हूँ solid red, and ये है हमारे blue, ये है ब्लू एंड ये है रेड एंड ब्लू लाइट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है आप, यहाँ क्या है, अगर हम किसी प्लांट को रेड लाइट से अगर हम ट्रीटेड कर रहे हैं तो यहाँ क्या है, सैचुरेशन आ रहा है, ठीक है। एक लेवल पर आकर के सैचुरेशन आ रहा है। अब आपको पता है कोई भी, जैसे कि रेड लाइट यहाँ ये देखो एक लेवल पे आने के बाद इसमें क्या है, सैचुरेशन आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर अगर पैरेलली हम उसको ब्लू लाइट से भी ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है हमारे, आपको पता है रेड लाइट से अगर सैचुरेट होगा तो ब्लू लाइट क्या है, उसको एनहांस करेगी या फिर इंक्रीज करेगी। तो ये चीज अगर आपको पता है स्टोमेटा ओपनिंग में तो आप इस आंसर को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो रेड लाइट कहाँ कहाँ हमारे सैचुरेट हो रही है, तो यहाँ देखो कभी ऐसे कभी ऐसे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ एक लेवल पे आगे गई फिर बिल्कुल नीचे हो गई, ये नहीं होगा, क्योंकि सैचुरेट हो रही है। सैचुरेशन का मतलब एक लेवल तक ये इस तरह से ग्रोथ कर रही है, करेक्ट होगा। तो ये देखो इसमें भी इस तरह का दिया हुआ है एंड इसमें भी दिया हुआ है, तो बाकी के ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है, ब्लू लाइट उसको क्या है, डिक्रीज हो रही। जैसे हमने ब्लू लाइट से यहाँ एरो देखो, यहाँ जैसे ही हमने ब्लू लाइट से इसको ट्रीट किया तो यहाँ ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारा ग्राफ, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ब्लू लाइट से हम ट्रीट करते हैं तो ये देखो एरो यहाँ से हमने ट्रीट किया तो ये देखो हमारा ग्राफ क्या है, ऊपर की ओर एनहांस हो रहा है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि जो ब्लू लाइट होती है वो स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ ये देखो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ देखो टाइम दे रखा है एंड यहाँ स्टोमेटल अपर्चर, तो रेड लाइट के ऊपर एक टाइम पे आने के बाद ये सैचुरेट हो गया, लेकिन उसी टाइम हमने पैरेलली क्या दिया, यहाँ पर ब्लू लाइट देना हमने स्टार्ट किया। जैसे ही ब्लू लाइट दिया तो स्टोमेटल अपर्चर जो है वो एनहांस हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया ओपन होने में,
ठीक है, तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ को भी अगर समझाना चाहूँ, यहाँ जैसे ही सैचुरेशन आया, अगर हमने यहाँ ब्लू लाइट दे दी इसको, तो स्टोमेटल अपर्चर का ये देखो इस तरह से, ठीक है, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये फिर वही है, लाइट इज द डोमिनेंट एनवायरमेंटल signal that controls stomatal movement in leaves of watered plant grown in natural environment. Which one of the following wavelength of light is responsible for such regulations? अब आपको क्या यहाँ बोला गया है, स्टोमेटा के मूवमेंट के लिए यहाँ क्या है, कौन सी लाइट डोमिनेंट होती है, फिर लाइट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। तो अभी आपने जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो ब्लू लाइट होती है वो हमारे बहुत सफिशिएंट मैनर में रेस्पॉन्सिबल होती है स्टोमेटा के मूवमेंट के लिए, मतलब उसका मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि स्टोमेटा को ओपन होना है कि क्लोज होना है, तो उन सब चीजों में क्या है हमारी रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे ब्लू लाइट। तो यहाँ पर क्या है, रेड लाइट इतनी सफिशिएंट नहीं होती है, एक टाइम पर आने के बाद क्या है वो रुक जाती है, मतलब सैचुरेट हो जाता है, लेकिन ब्लू लाइट से क्या है वो अच्छे से अपना काम करती है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन, मतलब जो स्ट्रेस फिजियोलॉजी है हमारे वहां से आया हुआ है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन। प्लांट पैथोजन का इंटरेक्शन होता है तो क्या क्या होता है, ठीक है, इसके लिए कुछ कॉम्बिनेशंस है, अबाउट स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। तो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, जिसको हम सार बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इज ऑब्जर्व फॉलोइंग इन्फेक्शन बाय कंपैटिबल पैथोजन। तो ये हमारे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सार होता है वो हमारे ऑब्जर्व किया जाता है, इन्फेक्शन होता है तो कंपैटिबल पैथोजन के थ्रू, ठीक है। फिर है इंड्यूस्ड, इसको बोलते हैं ISR, इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस इज एक्टिवेटेड फॉलोइंग इन्फेक्शन बाय कंपैटिबल, जबकि ये कंपैटिबल नहीं होता है, ये होता है हमारे इनकम्पैटिबल। यहाँ अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप के स्टेटमेंट है, अगर सार में कंपैटिबल पैथोजन हो गया तो ISR में नहीं होगा, तो यहाँ क्या है इनकम्पैटिबल पैथोजन यहाँ फंक्शन करेगा, तो बी हमारे हो जाएगा हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब फॉल्स। तो ए हमारी करेक्ट है, बी हमारे इनकरेक्ट है। तो ए करेक्ट है तो ए इसमें भी है, बट बी इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट एंड बी इनकरेक्ट। तो हमने ये देखो दो स्टेटमेंट पढ़े हैं और करेक्ट आंसर पर हम पहुंच गए हैं, ठीक है, बट हमें आगे के भी पढ़ने हैं। ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन इंड्यूस इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, जिसको ETI बोलते हैं। ETI का फुल फॉर्म क्या है, इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी लीडिंग टू हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स लोकली। तो ये बिल्कुल हमारे ट्रू हो जाएगा। फिर है NPRI, मोनोमर्स जो होते हैं दैट आर रिलीज्ड इन साइटोसोल। इस तरह से क्या है NPR, बस ये क्या है एक मोनोमर के फॉर्म में क्या है हमारे साइटोसोल के अंदर क्या है आ रहा है। ड्यू टू सैलिक एसिड एक्यूमुलेशन हो रहा है, इस रैपिडली ट्रांसलोकेटेड टू, यहाँ क्या है सैलिक एसिड जो है हमारे वो क्या है एक्यूमुलेटेड फॉर्म में पड़े थे, ये जैसे ही एक्यूमुलेट ये साइटोसोल में आता है NPRI, तो ये क्या है हमारे न्यूक्लियस में चले जाते हैं सैलिक एसिड, और वहां जाकर के क्या है ये एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारे करेक्ट हो जाएगा। ये सारे स्टेटमेंट आप तभी कर पाओगे इन क्वेश्चंस को जब आपको स्ट्रेस फिजियोलॉजी में प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, वरना नहीं कर सकते। और ये 2016 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे जो बी ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इन्हीं टॉपिक से। अब ये क्वेश्चन है हमारा जो कि 2017 में आया हुआ है, वही सेम ही देखो 2016 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, 2017 में देखो प्लांट पैथोजन इंटरेक्शंस के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, डिस्क्राइब प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन, एंड यहाँ फिर से वो कॉम्बिनेशन करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ है हेमी बायोट्रॉपिक पैथोजेंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनिशियली कीपिंग होस्ट सेल अलाइव फॉलोड बाय एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। हेमी बायोट्रॉपिक पैथोजेंस में क्या होता है हमारे
जो टिश्यूज का डैमेज होता है वो बाद में होता है, इन्फेक्शन जो पार्ट होता है उसका डैमेज, ठीक है। अब है इफेक्टर्स आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन होस्ट प्लांट दैट एक्ट अगेंस्ट द पैथोजन अटैक। तो यहाँ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो यहाँ इस फैक्टर की वजह से क्या है, पूरा स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। अब आपको पता है ए हमारा करेक्ट है एंड बी हमारा इनकरेक्ट है, तो बी इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है, और ए हमारा करेक्ट है। ये देखो ओनली एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, एक रॉन्ग बताया है, एक करेक्ट बताया है, ठीक है। तो उससे ही हम हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं हम। प्लांट पोजेस पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, जिसको PRR बोलते हैं, दैट प्रिसीव माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, जिसको मैम्स बोलते हैं, MAMPS, ठीक है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न प्रेजेंट इन स्पेसिफिक क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर एब्सेंट इन द होस्ट। तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है फाइटोएलेक्सिन प्रोडक्शन इज ए कॉमन मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस टू पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट। तो आपको पता है फाइटोएलेक्सिन तब प्रोड्यूस होता है जब उसको किसी के प्रति रेजिस्टेंस शो करना होता है। नॉर्मली ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई माइक्रोब्स हमारे प्लांट के ऊपर अटैक करता है तो फाइटोएलेक्सिन क्या है, ये प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से क्या है, हमारे A, C एंड D स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे, और इसके साथ ही हमारे जो सेकंड नंबर का कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापस आपको मैं बोल रही हूँ, ये टॉपिक अगर आपके अच्छे से क्लियर होंगे, पढ़े हुए होंगे, तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जो ए स्टेटमेंट था हमारे, ये हेमीबायोट्रॉपिक पैथोजन के बारे में डेफिनेशन थी, तो ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर पूरे स्टेटमेंट में नहीं आते हैं, फाइटोएलेक्सिन हमारी क्या करते हैं, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, तो इसी से क्या है, आप अपने आंसर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर उसी का ही हमारा फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इंटरेक्शन विथ होस्ट phytopathogens are known to deliver effectors is directly into the host cell. The following statements were made regarding the role of effector proteins. यहाँ effector proteins के रोल के बारे में हमसे पूछा गया, तो ये क्या करता है, अब यहाँ कॉम्बिनेशन बताना है स्टेट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ क्या बोला गया है, जब इंट्रैक्शन होता है होस्ट का, फाइटोपैथोजेंस आर नोन टू डिलीवर इफेक्टर्स डायरेक्टली इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। फिर उसके बाद इस लाइन को पढ़ने के बाद हमें बताना है, ज्यादा कुछ नहीं बताना, इफेक्टर जो प्रोटीन्स होता है इनका क्या रोल होता है, बस इतना ही हमें बताना। अगर ये हमको पता है इफेक्टर प्रोटीन्स का रोल, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो मैं एक बार लिख देती हूँ। पीटीआई एंड ईटीआई क्या होता है, ईटीआई, पीटीआई पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, ईटीआई होता है इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये है हमारी प्लांट सेल और ये है हमारा पैथोजन, ठीक है। पैथोजन के पास क्या है, हमारे के पास मैम्स या फिर पैम्स है, ये देखो मैम्स ऑब्लिक पैम्स हम इसको बोल सकते हैं। और इनके लिए एक रिसेप्टर होता है प्लांट सेल के पास, ये है इसका रिसेप्टर का क्या नाम है, PRR, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ये देखो आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये देखो प्लांट पोजेस पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर PRR, ठीक है, जो कि माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है, या फिर यहाँ पैम्स बता रखा है, और सॉरी मैम्स है और पैम्स भी होता है, इस तरह से ये अगर किसी और क्वेश्चन में आया हो तो, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे, है ना। बाकी का मैं आपको बना के समझा रही हूँ, एक बार रुको। और ये है पैथोजन, ठीक है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, यहाँ क्या है, ये देखो एक पैथोजन जैसे ही हमारे रिसेप्टर है, सेल प्लांट सेल जो है इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है PRR, ठीक है, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ जैसे ही पैथोजन आता है, पैथोजन से कौन अटैच करता है, पैम्स या फिर मैम्स, ठीक है। इनके जैसे ही इसे अटैच करते हैं अपने रिसेप्टर से, तो यहाँ पीटीआई को इंड्यूस करते हैं। जैसे ही पीटीआई इंड्यूस होता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड सेल के अंदर आ जाते हैं। अब सेल के अंदर जैसे इफेक्टर मॉलिक्यूल्स आते हैं, इनको कौन डिटेक्ट करता है, इनको डिटेक्ट किया जाता है NBLRR, जो कि ल्यूसीन रिच डोमेन्स होते हैं, उनके जो प्रोटीन्स होते हैं उनके थ्रू क्या है, इनको डिटेक्ट किया जाता है। ये
आर प्रोटीन टाइप के होते हैं, जिससे आर जीन हमारा जो है वो एक्टिवेट होता है। और जैसे ही आर जीन का एक्टिवेशन होता है, ये क्या करता है, आइंस का इन्फ्लक्स को कोज करता है। जैसे कि अंदर आते हैं हमारे बाहर जाते हैं K+ एंड OH-, और अंदर की तरफ आता है Ca+2 एंड हाइड्रोजन+। एंड क्या क्या रेस्पॉन्स करवाता है ये, हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स करवाता है, रॉस का जनरेशन करवाता है, फाइटोएलेक्सिन का बायोसिंथेसिस करवाता है। और ये सब कॉजेज जो है वो क्या करते हैं, ईटीआई को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और ईटीआई जो है, कहीं पर भी ईटीआई होती है तो अदर पार्ट्स में क्या है, ये स्प्रेड नहीं होता है, वहीं की वहीं रह जाता है। ईटीआई होने के बाद क्या है, ये एक्टिवेट करता है सार को, और सार से क्या होता है, फाइटोएलेक्सिन एंड काइटिनेज का जो प्रोडक्शन होता है, कि जो कि सेल वॉल के डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। इस तरह से इन दोनों का काम होता है, ईटीआई एंड पीटीआई। पैथोजन अगर अटैक करता है सेल वॉल के ऊपर तो पीटीआई हमारी जनरेट होती है, एंड उसके बाद क्या है, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर आते हैं, उससे ईटीआई बनती है, ईटीआई जनरेट होती है। ये सब था। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे, तो यहाँ हमें करेक्ट बताना है। इफेक्टर क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा है पैथोजन की वायरुलेंस को, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट है। एंड ये क्या कर रहा है, इलिसिट ए वायरुलेंस रेस्पॉन्स, तो ये भी करेक्ट है। एंड में सप्रेस कर रहा है डिफेंस रेस्पॉन्सेस को, ये बिल्कुल हमारी करेक्ट है। ये क्या है, रोक रहा है हमारे जो डिफेंस, मतलब कि आगे हमारे जो पैथोजन जो है हमारे प्लांट सेल को डिग्रेड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन चीजों को सप्रेस नहीं कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, उनको रोक नहीं रहा है। ठीक है, कि नहीं करना है ऐसा, आपको नहीं करना है। ठीक है, मतलब डिफेंस वाली चीज को ये रोक रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। मे प्रमोट सेल ग्रोथ, ये सेल ग्रोथ को प्रमोट कहाँ कर रहा है, ये तो उसको सप्रेस कर रहा है ना, ग्रोथ को प्रमोट कहाँ कर रहा है, ये चीज आपने देखी होगी। ये प्रमोट कर रहा है पैथोजन को, जबकि ग्रोथ को क्या है, इनहिबिट कर रहा है, ना कि यहाँ प्रमोट कर रहा है। क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को। तो इस तरह से हमारे डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, एंड बी हमारे यहाँ पर ए, बी एंड सी जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। एंड यहाँ जो कॉम्बिनेशन 3 है वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2019 का आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोटीन्स इज ट्रिगर्ड बाय HC toxin produced by the maize fungal pathogen Cochleobolus carbonum। तो ये आपको अगर याद होगा तो आप कर लोगी। तो ये क्या है, हिस्टोन डी एसिटाइलेज के थ्रू होता है। ठीक है, बाकी के हमारे कर जाएंगे। अगर आपको याद है ये स्टेटमेंट तो आप कर लोगे, वरना नहीं करोगे, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये वापस वही क्वेश्चन है, देखो वही NPR फर्स्ट से आया हुआ है, द नॉन एक्सप्रेसर ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन, जिसकी फुल फॉर्म है NPR1 की, एंड 2SA रिसेप्टर है, मतलब सिएलिक एसिड के रिसेप्टर्स है NPR3 एंड NPR4। ठीक है, आर नॉन टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सिएलिक एसिड मेडिएटेड प्लांट रेस्पॉन्सेस। ठीक है, द फॉलोइंग, यहाँ हमारे क्या है, जो ऐसे के रिसेप्टर्स है वो कौन कौन से हैं, सिएलिक एसिड के रिसेप्टर है NPR3 एंड NPR4। ठीक है, और ये प्ले इंपोर्टेंट रोल कर रहे हैं हमारे सिएलिक एसिड मीडिएटेड प्लांट डिफेंस के अंदर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वीर मेड रिगार्डिंग देयर रोल इन इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। यहाँ इनका रोल बताया गया है, जब कोई पैथोजन प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में प्लांट में क्या रेस्पॉन्सेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये चीज हमें बतानी है। तो यहाँ हमें देखना है स्टेटमेंट, आप कॉम्बिनेशन देखो, ओनली ए, ओनली बी, AC एंड BD। तो यहाँ अगर हम पढ़ना चाहें फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द इन्फेक्टेड टिश्यू, अब इन्फेक्टेड टिश्यू है तो सिएलिक एसिड बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से NPR3 से, एंड इंड्यूस करेगा डिग्रेडेशन ऑफ NPR1 टू प्रमोट सेल डेथ। तो ये हमारी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। एक बार मैं आपको बनाकर भी समझा दूंगी, सेल में इन्फेक्शन होगा तब क्या रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, नॉन इन्फेक्टेड होगा तो क्या मिलेगा, ये सब मैं चीजें आपको बता दूंगी। ठीक है, ए हमारे अब ट्रू है, तो ए इसमें भी नहीं है एंड इसमें भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, इन द इन्फेक्टेड टिश्यू। अब इन्फेक्टेड टिश्यू का हमने देख लिया, ए सही है, बट हम बी को भी देखते हैं। ये बाइंड करता है NPR4
ब्लॉक करता है डिग्रेडेशन ऑफ NPR1 टू प्रमोट सेल डेथ। तो ऐसा नहीं होता है, ये ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है, प्रमोट करता है या फिर इंड्यूस करता है। तो बी हमारी रॉन्ग हो गया। अब है इन द नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू। नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू में क्या होता है, ये बाइंड करता है 3 से। अगर मैं लिखना चाहूँ इन्फेक्टेड में क्या करता है, ये किससे बाइंड करता है, सिएलिक एसिड, ये बाइंड करता है NPR3 से। एंड नॉन इन्फेक्टेड कंडीशन में ये क्या कर रहा है, सिएलिक एसिड NPR4 से बाइंड कर रहा है एंड ब्लॉक कर रहा है डिग्रेडेशन ऑफ NPR1 टू फेवर सेल सर्वाइवल। एंड ये क्या करता है, ब्लॉक करता है जो डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे सेल वॉल का उसको। और जबकि ये क्या करता है, डिग्रेडेशन को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ये इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स में ऐसे कैसे दिया हुआ है, तो इस तरह से हमारा सी भी ट्रू हो जाएगा। सी ट्रू है तो लो बस। और पहले अगर आपने देख लिया हो तो ए आपका ट्रू था, तो ये है ही, तो ये भी अकेला तो अपन मानेंगे नहीं, ठीक है। इन द नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू, वापस वही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, अगर ए होगा तो सी होगा, अगर ए होगा तो बी कहीं नहीं होगा, अगर बी है तो या तो सी का ऑप्शन कॉम्बिनेशन बनेगा या डी का कॉम्बिनेशन बनेगा। इस तरह से दो दो का इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है। नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू बाइंड कर रहा है 3 से, जबकि 4 से करता है। अनप्रमोट नो प्रमोट नहीं करता है, ये क्या करता है, हमारे ब्लॉक करता है डिग्रेडेशन ऑफ NPR1 टू फेवर करता है सेल के सर्वाइवल को। अब मैं इनके बारे में आपको बना करके समझा देती हूँ एक एक करके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता लग गया, 3 जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ केस लेंगे। फर्स्ट केस है हमारा, दो देखे थे ना हमने, एक तो इन्फेक्टेड एक नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू। क्या होगा, हाई अमाउंट में सिएलिक एसिड होगा, ठीक है। मोनोमर फॉर्म में कहा जाएगा, ये जाएगा न्यूक्लियस में। फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ क्या रहा, अगर इन्फेक्टेड टिश्यू होगा तो वहां क्या है, हाई अमाउंट में सिएलिक एसिड होगा एंड NPR1 जो है हमारे मोनोमर फॉर्म में क्या है, न्यूक्लियस में जाएंगे। अब ये जैसे ही न्यूक्लियस में जाएंगे यहाँ क्या होगा, जो सिएलिक एसिड था उसका जो रिसेप्टर है NPR3 से ये बाइंड करेगा और NPR1 को क्या कर देगा, ये डिग्रेड कर देगा यूबिक्विटिनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। फिर यहाँ क्या होगा, इसकी वजह से, इसके डिग्रेडेशन होने की वजह से PR प्रोटीन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, ना ही कोई हाइपर सेंसिटिविटी देखी जाएगी, ठीक है, और ETI का रेस्पॉन्स भी यहाँ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब हम देखते हैं नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उसमें हाई सिएलिक एसिड था, यहाँ लो सिएलिक एसिड रहता है, और ये बाइंड किससे करता है, बाइंड टू NPR3, ठीक है। सॉरी 4 से बाइंड करता है, 3 से बाइंड नहीं करता है, 3 से बाइंड करता है इन्फेक्टेड में, एंड नॉट बाइंड टू NPR3, ठीक है। एंड यहाँ क्या होता है, ये लो रहता है सिएलिक एसिड, तो हमारी क्या है, NPR जो फर्स्ट है वो फ्री फॉर्म में रहेगा, कोई न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। अगर ये फ्री रहेगा तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, एक्टिवेशन होगा PR प्रोटीन्स का एंड अदर, और ये इससे क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ये देखो, अगर नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू है तो यहाँ क्या होगा, ये बाइंड करेगा NPR4 से, ना कि NPR3 से। फिर NPR1 जो है वो फ्री रहेगा, उससे एक्टिवेशन होगा PR प्रोटीन्स का, अदर रेस्पॉन्सेज जीन का, और ये उसके बाद क्या होगा, रेजिस्टेंट हो जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, मतलब कोई वापस इन्फेक्शन होगा उसके लिए अपने आप को बचाने के लिए रेजिस्टेंट या प्रतिरोध हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने काफी चीजें आपको क्लियर भी की है। प्लांट पैथोजन में ये स्ट्रेस जो फिजियोलॉजी है उसके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से होते हैं लेंथी होते हैं देखने करने में, लेकिन होते बहुत ईजी। अगर आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे तो आप इजी वे में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वरना आपको नहीं आएंगे। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप कैसे भी अपने क्वेश्चंस को के साथ डील कर सकते हैं। और अगर आपको और आगे कौन सी सीरीज चाहिए PYQs की तो आप उसका सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।